इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज, जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में बड़ा हादसा हुआ है। आर्मी वैन 350 फीट गहरी खाई में गिर गई है। इस समय की बड़ी खबर, कश्मीर के पुंछ में एलओसी के पास बड़ा हादसा। हादसे में 5 जवान शहीद हो गए हैं, 10 जवान घायल हुए हैं और 3 लापता हुए हैं। इस वैन में 18 जवान सवार थे। ड्राइवर के संतुलन खोने की वजह से यह वैन खाई में गिर गई, ऐसा बताया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में यह बड़ा हादसा हुआ है। दुखद खबर है, सीना जुड़ी हुई आर्मी वैन पर 350 फीट गहरी खाई में गिरी है। पुंछ में एलओसी के पास यह हादसा हुआ है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह यह खाई में गिरी वैन थी। इसमें 5 जवान शहीद हो गए हैं, 10 घायल हुए हैं। कुल 18 जवान इस वैन में सवार थे। इस खबर पर और जानकारी जुटा रहे हैं। जैसे ही और जानकारी आएगी आपको इससे अवगत कराएंगे। दुखद खबर ये। और इसमें और जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता निसार अहमद। निसार, ये हादसा बहुत दुखद है, किस तरह से ये हो गया, कैसे संतुलित हो गई गाड़ी? जी, यकीनी तौर पर अगर देखा जाए तो इसको एक बहुत बड़ा हादसा माना जाएगा, क्योंकि पूंछ के जो बॉर्डर के एरियाज, वहाँ पे जो पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ पे अक्सर बेशतर जो पहाड़ी इलाकों में फिसलन रहती है। जो एक आर्मी की व्हीकल वहाँ से गुजर रही थी, जो ही वो गडोली के एरिया के पास पहुंची तो वहाँ पे ये ड्राइवर के काबू से बिल्कुल बेकाबू हो गई और दूर 150 फीट गहरी खाई में गिरकर एक हादसे का शिकार बनी, जिसमें अभी तक जो 5 जवानों की शहादत मौके पर ही हुई है, 3 अभी मिसिंग है और 10 घायल बताए जा रहे हैं। पूरी तरह से वहां पे रेस्क्यू टीम भी बुलाए गए हैं और पूरी तरह से वहां पे जो मिसिंग है उनकी सर्च की जा रही है। और जो घायल इस हादसे में जवान हो गए हैं उनको फरीदपुर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहां पे उनका इलाज चल रहा है। जी ठीक है, जानकारी और लेते रहेंगे आपसे, नजर बना के रखिएगा। तो जम्मू कश्मीर के पुंछ में बड़ा हादसा हुआ है, इस पर और जानकारी लेंगे। नमस्कार, मैं हूं नवीन पांडे, आप देख रहे हैं राष्ट्र धर्म। बाबा साहब आम्बेडकर के अपमान पर सियासी घमासान अब सड़कों पर उतर गया है। बीजेपी के बड़े नेता और देश के गृह मंत्री अमित शाह के राज्यसभा में दिए गए बयान को लेकर सियासी संग्राम थमने का नाम नहीं ले रहा। अमित शाह ने पिछले हफ्ते राज्यसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान आम्बेडकर पर बयान दिया था। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि शाह ने आम्बेडकर का अपमान किया। इसके विरोध में कांग्रेस ने आम्बेडकर सम्मान सप्ताह शुरू किया, जिसके तहत पार्टी कार्यकर्ता और नेता देश भर में रैली और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अब भाजपा ने भी कांग्रेस को इस मुद्दे पर जवाब देना शुरू कर दिया है। आज बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कांग्रेस पर जोरदार पलटवार किया। सीएम योगी ने कहा, अमित शाह जी के बयान को आधा दिखाकर देश में गलतफहमी पैदा की जा रही है। कांग्रेस की पुरानी सरकारों ने हमेशा अम्बेडकर साहब का अपमान किया था। बड़ा सवाल यह है, दलित वोट बैंक के लिए चल रहा है घमासान आखिर किस मोड़ पर जाकर रुकेगा? साथ ही दलित समाज इस पर क्या सोचता है? इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद रहेंगे, उससे पहले देख लेते हैं क्या कुछ कहा गया। सहारनपुर मेडिकल कॉलेज का नाम हटा दिया, तमाम जनपदों से नाम हटा दिए गए। ये चीजें दिखाती हैं कि लोग किस रूप में समाज को विभाजित करने के लिए राजनीति करना चाहते हैं। आदरणीय गृह मंत्री जी के बयान को आधा अधूरा मीडिया के सामने प्रस्तुत करके उसके नाम पर किस प्रकार से अपनी राजनीतिक रोटियां इनके द्वारा सेकी जा रही है, इस तरीके से समाज को गुमराह करने का कार्य किया जा रहा है। अपने किए हुए पर पर्दा डालने के लिए
इनके द्वारा लगातार ये शरारत की जा रही है। इन लोगों ने अपने कालखंड के दौरान, अपने कार्यकाल के दौरान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर सामाजिक न्याय के पुरोधाओं और महापुरुषों, दलितों और वंचितों के प्रति जो विद्वेष की भावना इन लोगों के मन में थी, ये आज भी उस प्रकार का आचरण लगातार कर रहे हैं। देश में विभाजनकारी राजनीति करने वाले लोग सुर्खियां बटोरने के लिए आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी के संसद में दिए गए बयान के एक छोटे से हिस्से को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं और लगातार ये घृणित कार्य कांग्रेस पार्टी कर रही है और उन अंबेडकर जी के नाम पर कर रही है जिसने हमेशा डॉक्टर अंबेडकर जी का अपमान करने का काम किया। हमारे देश को संविधान देने वाले बाबा साहब का जीवन हमेशा समानता पर आधारित भारत के निर्माण को समर्पित था, लेकिन उनके जीवन काल में और उसके बाद भी कांग्रेस ने कभी उनका देखिए, ऐसे लोग जिन्होंने जीवन भर बाबा साहब को अपमानित किया, पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में जिनकी तस्वीर लगने नहीं दी और जब वो मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दिए तो एक परंपरा होती है कि उनको अंतिम बार पार्लियामेंट में बोलने दिया जाता है, तो वो हक भी उनसे छीना गया और भारत रत्न उनको नहीं दिया गया। और ऐसे लोग आज उनके नाम से घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, जो कि उनको कोई हक नहीं है। और जितना सम्मान भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मिला है, उतना कांग्रेस ने कभी सम्मान नहीं दिया, बल्कि हमेशा उनको अपमानित करने का काम किया। 1952 और 1954 के चुनाव में इनके खिलाफ में कांग्रेस पार्टी ने इनको हराने का काम भी किया है। और ऐसे लोग आज बाबा साहब की हमदर्दी की बात करते हैं तो ये शोभा नहीं देता है। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने पहले तो इस बात की माफी मांगनी चाहिए कि गृह मंत्री अमित शाह जी का जो पूरा बयान था उसको आधा काटकर उन्होंने उस पर राजनीति की, संसद का भी समय उसमें खराब किया। अब जनता में भी झूठी बातें लेकर वो जा रहे हैं। परिस्थिति ऐसी है कि संसद में भाषण के दरमियान आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस प्रकार से कांग्रेस को एक्सपोज किया, कैसे कांग्रेस ने और नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी से लेकर सोनिया जी तक, राहुल जी तक, कैसे लगातार कांग्रेस पार्टी ने और उसके नेताओं ने संविधान का अपमान किया, आरक्षण को नकारा, ये सारे एविडेंसेस उन्होंने देने के बाद एक प्रकार से कांग्रेस बौखलाई और बौखलाहट में इस प्रकार का काम कांग्रेस कर रही है। ये वही कांग्रेस है जिसने लगातार भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का अपमान किया। अब यही तो सोचने वाली बात है कि माफी मांगने के लिए कांग्रेस क्या कह रही है और माफी किसको मांगना चाहिए। आपके अतीत के उस काल से जिनने बाबा साहब के लिए कितने कष्ट उठाए बाबा साहब ने, आप उनको अपने कदम कदम पर दुख देते रहिए। आपने जिनने संविधान की अनुपम देन हमको दी, उनको चुनाव जीतने नहीं दे रहे हो। उपचुनाव में लड़े तो उपचुनाव में हराने जा रहे हो। उपचुनाव हो या मुख्य चुनाव हो, एक बार जो उनके सामने जीता उसको पद्म विभूषण दे रहे हो, खुद भारत रत्न ले रहे हो, अपनी परिवार में भी आगे वही परंपरा कायम रख रहे हो, ना बाबा साहब के योगदान के बारे में कोई स्मारक बना रहे हो। उनके समय भी कष्ट दिए, बाद में भी कष्ट दिए। तो अब देखिए, ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि पार्लियामेंट के अंदर जो पूरा ड्रामा रचा गया था कि किसी ने धक्का दे दिया, चोट लग गई, अस्पताल चले गए, एफआईआर कर दी, वो पूरा जो घटनाक्रम था उसको अंजाम इसलिए दिया गया क्योंकि गृह मंत्री ने जो बोला पार्लियामेंट के अंदर, उस पर जो जनता में आक्रोश था
उससे ध्यान डाइवर्ट करने के लिए पूरा जो ड्रामा रचा गया था पार्लियामेंट के अंदर। और बड़ा खेद है मुझे कि हमारे लोकतंत्र में सबसे बड़ा जो हमारा एक संस्था है पार्लियामेंट, उसके अंदर सत्ताधारी दल के लोग खुद इस प्रकार की बातें करें और फिर आरोप लगाएं, एफआईआर करें, और सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए, जैसा प्रियंका जी ने खुद कहा कि जनता का ध्यान भटकाने के लिए, गृह मंत्री के बयान से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, लेकिन देश में संदेश चला गया और संविधान और अंबेडकर जी के लिए भाजपा की जो सच में जो सोच है वो जमा पे आ गई। अब उसका विरोध न सिर्फ कांग्रेस पार्टी, पूरे देश में विरोध हो रहा है। अब बीजेपी चाहती है कि इस देश में कांग्रेस पार्टी जो बात बोलती है सिर्फ और सिर्फ इतिहास को खंगाल के टेढ़ा मेढ़ा करके आरोप किया जाए। अंबेडकर साहब के प्रति देश के हर व्यक्ति की शाह जी ने बाबा भीमराव अंबेडकर जी का अपमान किया है। आपने देखा होगा जो उन्होंने बोला है लोकसभा के अंदर, वो अंबेडकर 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 अंबेडकर, कभी अंबेडकर जी भी नहीं लगाया, बाबा साहब ने नहीं बोला। इससे पता चलता है कि इनके मन में क्या भाव है अंबेडकर जी के लिए और किस तरीके के इनके मन में उनके प्रति नफरत का भाव है। और उसको ठीक तरीके राहुल जी ने उठाया, कांग्रेस पार्टी ने उठाया, आदरणीय हमारी नेता प्रियंका जी खड़गे जी ने उठाया। तो आज आम जो तबका है वो देख रहा है कांग्रेस की तरफ, और बाबा साहब का शुरू से सम्मान कांग्रेस पार्टी ने किया है। उनके जो भी स्थान पर ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया, और जो संविधान जिसको आज पूरा देश चल रहा है, जिसको पूरा देश मानता है, वो बाबा साहब की देन है। और हम सब लोग उनके लिए लड़ेंगे। हम पूरी ताकत के साथ उनके बनाए हुए संविधान है, उनका जो सम्मान है, उसके लिए कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत के साथ खड़ी है। चाहे अमित शाह हो, चाहे मोदी हो, चाहे मोहन भागवत हो, जो भी होंगे, कहीं पर भी आंच नहीं आने देंगे अंबेडकर साहब के और उनके संविधान पर। दलित वोटों के चक्कर में लगातार सियासी संग्राम चल रहा है और उसी में एक बड़ा मुद्दा जुड़ गया है अंबेडकर साहब के अपमान का। बीजेपी कहती है अमित शाह जी ने अंबेडकर साहब का अपमान नहीं किया है, उनके शब्दों को आधा दिखाया जा रहा है, तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर बहुत आगे बढ़ चुकी है और इस मुद्दे का सबसे बड़ा लाभ कांग्रेस को ये हो रहा है कि इंडिया गठबंधन में महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों के बाद जिस तरह से दिक्कतें आनी शुरू हो गई थी वो अचानक से रुक गई हैं और सारा इंडिया गठबंधन कहीं ना कहीं इस पर एक हो गया है। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनके पास चलते हैं, बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, शुरू करते हैं आखिर कैसे ये सियासी संग्राम जो है किस तरफ जाएगा। हमारे साथ जुड़े हैं बीजेपी के नेता शांत प्रकाश जाटव जी, बहुत बहुत स्वागत है शांत प्रकाश जाटव जी। चंद्रमोहन शर्मा जी है नेता कांग्रेस के, बहुत बहुत स्वागत है चंद्रमोहन जी। और समाजवादी पार्टी के नेता डीपी यादव साहब हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है। और डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार, बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित जी। सबसे पहले चंद्रमोहन शर्मा जी आपके पास आना चाहूंगा। जोरदार सियासत चल रही है, आप लोग सड़कों पर उतर के आए और कितना समर्थन मिल पा रहा है? क्या सारा इंडिया गठबंधन इस मुद्दे पर साथ दे रहा है आपका? लगता संपर्क पर डीपी यादव साहब, जिस तरह से कांग्रेस ने बड़ा मुद्दा उठाया है, सड़कों पर उतरी है, बीएसपी भी सड़कों पर उतर गई है, आप लोग पूरा समर्थन कर रहे हैं? जी नमस्कार, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भीम, अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, बाबा साहब अमर रहें। देखिए, जिस प्रकार से अमित शाह जो गृह मंत्री हैं, उन्होंने संसद में बयान दिया कि बाबा साहब नहीं कहा, उन्होंने अंबेडकर अंबेडकर कहा। तो जिस प्रकार से उनका लहजा था बाबा साहब के प्रति, वो घोर निंदनीय है और कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि पूरी भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब का अपमान करती है, बाबा साहब के संविधान में विश्वास नहीं रखती है। कांग्रेस ही नहीं, समाजवादी पार्टी ही नहीं, पूरा देश इस बात को लेकर के आक्रोशित है। और जो भी संविधान में विश्वास रखता है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर में विश्वास रखता है, वो इस बात की निंदा करेगा, क्योंकि गृह मंत्री का बयान ही ऐसा था। लेकिन डीपी यादव जी वो तो बार बार कह रहे हैं उन्होंने ऐसा नहीं कहा है, उनके बयान को आधा दिखा रहे हो आप लोग, आधा कह के जो प्रचार को। आज सीएम भी उतरे, बीजेपी राज्यों के सीएम उतरे, योगी जी उतरे और सबने कहा कि ऐसा नहीं कर रहा, फिर आप लोग क्यों पीछे पड़े उनके? देखिए कुछ बात ऐसी होती है कि जो दिल में होती है और जुबान पर आ ही जाती है, उसके पीछे आप लाख सफाई दीजिए, लाख उससे पल्ला झाड़िए, लेकिन जो बात है, जो सच्चाई है, उसको आप नकार
सकते हो। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कहीं ना कहीं जिस बात को लेकर दिल में उनके मरार रहता है कि बाबा साहब का सम्मान नहीं करेंगे, बाबा साहब के संविधान को बदल करके रहेंगे, वो उनके जुबान पर उस दिन आ गई। और अमित शाह क्या होश में नहीं थे जब संसद में गए थे कि उनकी टंग ऑफ स्लिप ऑफ टंग हो गई, जुबान फिसल गई उनकी? क्या संसद में जाते हैं तो क्या बेहोशी की हालत में रहते हैं क्या? ये बताएंगे उनके नेता? ठीक है, पूछ लेते हैं डीपी यादव जी। वही तो दिखाया। शांत प्रकाश जाटव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शांत प्रकाश जाटव जी, ठीक है, डीपी यादव जी आऊंगा आपके पास। शांत प्रकाश जाटव जी, देखिए बयान जो निकल गया मुंह से वो रिकॉर्ड बन जाता है। आपने भी कई ऐसे मुद्दे उठाए हैं जो प्रधानमंत्री उस समय के मनमोहन सिंह जी ने दिए थे और बाद में बार बार उन्होंने सफाई दी, लेकिन आपने मानी नहीं। तो मुद्दा तो बड़ा बन चुका है और बड़ा नुकसान होने वाला है आपको, क्योंकि लोकसभा चुनाव में हम देख चुके हैं दलित वोटों के कारण के आपकी जो है सीटें घट गई थी। शांत प्रकाश जी, अंबेडकर भू माफिया है और ये जिस जगह खड़े हैं वो जगह इनकी, और जो उंगली का इशारा है वो आपकी संपत्ति पर है। ऐसे शब्द कहने वाले आजम खां को क्या कहा इन्होंने? क्या ये अपमान नहीं था बाबा साहब अम्बेडकर का? उनको भू माफिया कहना ये अपमान नहीं था? तब आप लोग कहां सो गए थे भाई? रमाबाई जो बाबा साहब अम्बेडकर की माताजी का नाम है, रमाबाई जिला, आपने वो जिला बदल दिया, कानपुर देहात रख दिया। तब आपके कहां चले आया था बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति जो प्रेम था? और संभल जहां पर इस वक्त में दंगा आप देख रहे हैं, बहुत चर्चा में है इस वक्त विषय, भीमनगर इसका नाम था। इस जिले का नाम आपने संभल कर दिया। ये सब काम अखिलेश जी के द्वारा किए गए। तब आपका बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति प्रेम कहां चला गया था? आज आप बेबुनियाद विषय पर जिस तरीके से देश में और सिस्टम को बंधक बनाने का प्रयास कर रहे हैं, किसी भी सूरत में शोभनीय नहीं है। आपके पास में मुद्दा नहीं है, मुद्दों के अभाव में आप वो बातें कर रहे हैं जिसकी कहीं भी समाज में आपकी किसी भी सूरत में प्रशंसा नहीं हो रही, सिर्फ और सिर्फ भर्त्सना हो रही है। क्योंकि जो शब्द अमित शाह जी ने कहे वो कहीं भी किसी भी सूरत में अमर्यादित नहीं है, ना ही किसी भी तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर को वो कहीं पर भी उनका अपमान करते हैं। आप बेफजूल बातों को जिस तरीके से बना करके और समाज में एक मूवमेंट चला रहे हैं, इसकी कहीं भी इसकी प्रशंसा नहीं हो रही है। और विपक्ष आज अपने आप को दो राहे पे खड़ा महसूस कर रहा है कि अब इस मुद्दे को किस तरीके से चलाएं। शांत प्रकाश जाटव जी, देखिए आप लोग बार बार कह रहे हैं नहीं कहा, ऐसा लगता भी है नहीं कहा होगा कि कोई इतना वरिष्ठ नेता जो है ऐसी बात कहने की हिम्मत नहीं जुटाएगा इस देश में, जहां 84 सीटें जो हैं एससी के लिए जो है आरक्षित हैं और 17 से लेकर 20% तक जो है पूरे देश में वोट है। इतना बड़ा वोट बैंक, उसको नाराज करने का जोखिम कोई नहीं बोल ले सकता। वैसे भी अम्बेडकर जी का सम्मान सभी समाज के लोग करते हैं, उन्होंने देश को इतना बड़ा संविधान दिया, इतना अच्छा संविधान दिया, तो ऐसी गलती तो कोई करेगा नहीं, जाहिर सी बात है। लेकिन अगर मान लीजिए गलती से बोलते समय तारतम्य टूट गया और कहीं से निकल गया, तो माफी मांग लेने में हर्ज क्या है? हमसे किसी भी सूरत में किसी का अपमान करने की गलती हो ही नहीं सकती। और ये केवल मैं अमित शाह जी के लिए नहीं, अमूमन आरएसएस के स्वयंसेवक और भाजपा के नेताओं के लिए बोलता हूं। इसलिए इस बात को मैं बिल्कुल नहीं मानता। और किस बात के लिए माफी मांगना? माफी तो मांगनी पड़ेगी कांग्रेस को, जो उन्होंने 1952 और 53 में 2 उपचुनावों में जिस तरीके से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को जानबूझ करके हरवाया, और उसकी सूचना जो है अपने आला जो इनके ब्रिटेन में बैठे हुए थे उनको पत्र के माध्यम से सूचित किया। माफी तो आपको उसके लिए मांगने की आवश्यकता है। आपने बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया, माफी आपको इसलिए मांगने की आवश्यकता है क्योंकि आपने 1990 तक बाबा साहब अम्बेडकर का कहीं पर भी किसी तरीके से नाम नहीं लिया सिवाय तिरस्कार के। 1990 में जब हमारे साथ में वीपी सिंह सरकार बनी, उस वक्त में बाबा साहब अम्बेडकर को हमने भारत रत्न दिया, और उसी दौरान हमने जो है तेलीय चित्र लगाया पार्लियामेंट के अंदर। इस तरीके से हमने सम्मान दिया। हमने बाबा साहब अम्बेडकर जहां जन्म उनका हुआ वहां पर हमने जन्मस्थल पर भव्य स्मारक बनाया। जहां उन्होंने पढ़ाई की
ब्रिटेन में हमने वो जगह खरीद करके लोकार्पित की जहां पर उन्होंने दीक्षा पाई, नागपुर में वो स्थान हमने जो है ना भव्य स्मारक बनाया जहां पर उनका परिनिर्वाण हुआ। 26 अलीपुर रोड, मुझे अच्छी तरह याद है कि जब अटल जी के समय में एक इंडस्ट्रियलिस्ट से वो प्लॉट खरीदा गया था और कई 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 कारणों से वो प्लॉट जो है कई विवादों में भी फंसा, उसके बावजूद वो खरीद करके और वो खरीदा। और ठीक है शांत प्रकाश जाटव जी, ये देखिए जो सियासत समझता है चंद्रमोहन शर्मा जी, एक दो बिंदु और है सुनना है। और अभी आएंगे शांत प्रकाश जी, बहुत लंबी चर्चा है, आएंगे दोबारा, फिर आएंगे, मौका देंगे आपको। आप आते रहे ना, मगर ये आधी बात को क्यों छोड़ करके जाएंगे? मैं ठीक है, बोलिए सुनने के लिए बैठा हूँ। बोलिए। आपने कांग्रेस ने उस वक्त में जब इनकी सरकार बनी, इन्होंने वहां पर बिजली काट दी, और जब हमारी सरकार मोदी जी के नेतृत्व में बनी तब वहां पर भव्य स्मारक बनाया गया। और इसी तरीके से अटल जी के समय में जो अंबेडकर लाइब्रेरी की घोषणा की गई थी, उसका कुछ नहीं किया कांग्रेस ने। वो भी मोदी जी ने आकर के 2014 में वो इंटरनेशनल लाइब्रेरी बनाई। इसी तरीके से महाराष्ट्र में हमने अंबेडकर मेमोरियल बनाया, हिंदू 12 एकड़ जमीन खरीद करके हिंदू मिल से, वो भी हमने बनाया है। किस प्रकार से बाबा साहब अंबेडकर की बात कर रहे हैं, और बाबा साहब अंबेडकर के लिए जो हमारा समर्पण है उसके बारे में ये हमारे से मुकाबला नहीं कर सकते। ठीक है चंद्रमोहन शर्मा जी, देखिए अपमान तो कोई करेगा नहीं, ये आप भी जानते हैं। इतनी बड़ी देश की हस्ती, इतना बड़ा उनका कद है, इतने समर्थक है उनके देश में, जो अगर मान लीजिए मुंह से निकल भी गया होगा अनजाने में, तो आप लोग इतना बड़ा मुद्दा क्यों बना रहे हैं उसको? आप क्यों सियासत कर रहे हैं उसके ऊपर? देखिए, अवमान तो वो अभी भी कर रहे हैं आपके भाजपा के प्रवक्ता, और अभी आपकी बात को भी वो क्या कह रहे हैं, आपको ताकत और घमंड के अंदर कि आपको मुझे बोलना देना पड़ेगा। यही तो अपमान है, और अपमान किस बात का है? हमने ये करा, हमने वो करा, हमने वो करा, हमने वो करा, इसीलिए तो हम कहते हैं अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर। क्यों बीच में नहीं, बीच में नहीं, बीच में नहीं, अम्बेडकर अम्बेडकर बीच में क्यों नहीं, बीच में क्यों नहीं? एक काम बताओ, तुमने क्या करा अम्बेडकर जी के लिए? शांत प्रकाश जी एक एक करके बोल लेते हैं, आपको फिर मौका दूंगा। पार्लियामेंट में भी गुंडागर्दी और टीवी डिबेट में भी गुंडागर्दी। हाँ, थोड़ा शब्दों के मर्यादा का ध्यान रखें। शांत प्रकाश जी दोबारा फिर आता हूं आपके पास। चंद्रमोहन शर्मा जी देखिए, शब्दों के मर्यादा का ध्यान रखेंगे हम लोग। अभी जो आपके पास सज्जन बोल रहे हैं, इनको बोलिए कि यही बोल रहे, हम इनकी बात को आराम से सुन लेते हैं। यही इनकी सभ्यता, यही हमारी सभ्यता। नहीं, वो बोल चुके हैं, वो बोल चुके हैं, आप बोलिए, बोल चुके हैं। ऐसे मैं डिबेट नहीं करता हूँ, तो या तो मैं क्विट कर दूंगा या मैं से डिबेट नहीं करूंगा। नहीं, आप ऐसे फालतू फंड की डिबेटों में नहीं बैठता होता हूँ, जहाँ बेवकूफ लोग बैठ। ठीक है, चंद्रमोहन शर्मा जी जो है वो बात नहीं रख पाए अपनी, चले गए हैं शायद। डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित जी, जिस तरह का रवैया सियासी दल दिखा रहे हैं, जाहिर तौर पर आपने सबकी बातें सुनी, सबकी बात। आज बीजेपी के कई सीएम भी आए जो है मोर्चे पे और जवाब देने लगे। क्या लगता है आपको बीजेपी बैकफुट पहुंच गई इस मुद्दे को लेकर? जी नमस्कार नवीन जी, मेरी आवाज आ रही है? जी। हमारे जितने को पैनलिस्ट उनको भी नमस्कार। और मैं कहना चाहता हूं कि चंद्रमोहन जी जिस बात पे इतना रूठ गए या इतनी नाराजगी जता रहे थे, वो भी उचित नहीं है। और उन्होंने तो बिल्कुल, अभी वो जुड़े हो तो मैं कहना चाहता हूं कि वो इस बात का संज्ञान अवश्य लें। उन्होंने कहा कि ऐसे बेवकूफ लोगों के साथ में बहस नहीं करना चाहता हूँ। अब इस ढंग के बयान देने वाले खुद अगर वो दूसरों को कहते हैं कि वो उचित ढंग की भाषा का उपयोग नहीं कर रहे, तो ये उनको खुद समीक्षा करनी चाहिए, आत्मान्वेषण करना चाहिए। जहां तक मुद्दे की बात है, देखिए नवीन जी, मैंने पहले भी कई भाषणों में कहा है कि आपने बिल्कुल ठीक कहा था कि जिस तरह से माननीय अमित शाह जी उस दिन राज्यसभा में जवाब दे रहे थे चर्चा पे, संविधान के निर्माण के इतने वर्ष पूरे होने के बाद, उनकी जो बातें थी, जिस तरह से उसकी कट पेस्ट की गया और जिस तरह से उसका पाठ लोगों में प्रचारित किया गया, वो बिल्कुल एक, उसके लिए उचित शब्द अंग्रेजी में है मिस्चीवियस है। ये बिल्कुल पूरी कोशिश, बिल्कुल भ्रांति फैलाने के लिए साजिश की हुई है। और चूंकि ये पार्लियामेंट की चीज है, पार्लियामेंट के अंदर दिए गए बयान से जुड़ा हुआ है, इसलिए नफा नुकसान देख करके कांग्रेस ने इसको, इसकी लीगल वैलिडिटी देख करके कि बाहर इस पे चैलेंज हो सकता है कि नहीं, उसका उन्होंने दुरुपयोग किया है। क्योंकि आप जानते हैं कि पार्लियामेंट के अंदर की गई बहस या अंदर रखी गई किसी बात
से जुड़ा कोई मसला आप कोर्ट में नहीं ले जा सकते। अब ये अलग बात है कि जैसा उस दिन तत्काल अपनी शाम की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमित शाह जी ने कहा था कि हम लीगली इन चीजों को असिस कर जो आवश्यक कदम होगा वो भी उठाएंगे। और मैं मानता हूं कि चूंकि पार्लियामेंट के अंदर दिए गए बयान को मिसकोट बाहर किया गया है और मिसचीवियसली उसको कट पेस्ट करके एक सर्टेन पार्ट का दुरुपयोग किया जा रहा है, तो निश्चित तौर पर इस पे कानूनी कार्रवाई संभव है। और मैं मानता हूं कि अगर ये लगता है कि अमित शाह जी स्वयं गृह मंत्री हैं देश के, और भाजपा जो देश की सबसे बड़ी पार्टी, सत्ताधारी पार्टी केंद्र की, अगर इसमें इलीगलिटी उनको नजर आ रहा है जो आना चाहिए, तो उनको इस पे वैधानिक कार्रवाई इंश्योर करनी चाहिए जिससे ऐसा दोबारा कोई लेकिन करने दीक्षित की साहब हिम्मत न करे। सवाल वही है कि देखिए वो कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात, इतने सारे सीएम मोर्चे पे उतरे, सफाई दी, क्या बीजेपी को आखिरकार बैकफुट पे आना पड़ा है? क्या डरी हुई है, जैसे लोकसभा चुनाव के दौरान हुआ था, दलित वोटों के चक्कर में सीटें घट गई थी, वो डर बैठ गया बीजेपी के अंदर? नवीन जी देखिए, लड़ाइयां जब कई बड़ी लड़ाई होती है तो कई स्तर पे लड़ी जाती। एक लड़ाई है जो हमने चर्चा की, वैधानिक लड़ाई की। एक लड़ाई है सामाजिक लड़ाई, एक है राजनीतिक लड़ाई, एक है संसद के अंदर की लड़ाई। तो जो राजनीतिक लड़ाई होती है नवीन जी, उसमें अगर किसी के खिलाफ कोई अफवाह, जैसे आपने स्वयं चर्चा की कि संविधान बदल देगी भाजपा सत्ता में आने के बाद और 400 सीटें लाने के बाद, सत्ता में तो तय ही हो, ये बात इस ढंग से विपक्ष ने बखूबी पूरे देश में फैलाया कि जो 3-4 सांसदों ने कहीं यत्र तत्र किसी प्रसंग में कहा था कि संविधान में उचित परिवर्तन के लिए हमको 400 सीटें चाहिए, उसको इस रूप में प्रचारित किया गया कि ये 400 सीट लेकर पूरा संविधान बदल देंगे। और इसका प्रभाव खास वर्ग में, खास तौर से दलितों में ऐसा माना जाता है, और आदिवासियों में और कुछ खास वर्गों में पड़ा, जिसका दुष्परिणाम भुगतना पड़ा भाजपा को। अब आप देखें कि इस बात में कहीं कोई सच्चाई नहीं थी। इस देश में 128 बार संविधान में संशोधन हो चुका है। आपको मालूम है कि 1975-76 में जो 42वां संशोधन लाया गया था, इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी, उनकी सरकार द्वारा, उसको मिनी संविधान कहा जाता है, क्योंकि उसमें लगभग 50 आर्टिकल्स में और संविधान के, कॉन्स्टिट्यूशन के कई शेड्यूल्स में, कई सूचियों में बदलाव कर दिया गया था एक संशोधन से। इसलिए कई संविधान विशेषज्ञ उसको मिनी संविधान कहते हैं। अब मैं एक बात कहना चाहता हूं, चूंकि समय लंबा लग जाएगा। देखिए, एक उदाहरण मैंने पहले भी दिया था। कांग्रेस के जो सबसे बड़े नेता अभी हैं राहुल गांधी जी, जो इस मुहिम को लीड कर रहे हैं, उन्होंने स्वयं अमेरिका में अभी अपनी पिछली यात्रा में क्या कहा था कि देश में आदिवासी और दलित समुदाय के लोगों की स्थितियां जब ठीक हो जाएंगी, सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, तो हम आरक्षण बंद करने का पर विचार करेंगे या बंद करेंगे, आरक्षण की व्यवस्था समाप्त कर देंगे। अब आप इस बयान में पहली वाली बात को आप कट कर दीजिए कि अगर आर्थिक स्थितियां ठीक हो गई, सामाजिक स्थितियां ठीक हो गई, तो हम संविधान में आरक्षण की व्यवस्था खत्म कर देंगे। सिर्फ इतनी बात रहने दीजिए कि संविधान से आरक्षण की व्यवस्था खत्म कर देंगे। और आपको मालूम होगा कि इस मुद्दे को लेकर के भाजपा ने उस पर हमला भी किया था उन पे। और इसी को अगर आप वायरल कर दे तो पूरे जो दलित समाज है, जो आदिवासी समाज है, उसे क्या संदेश जाएगा कि कांग्रेस जो कहती है कि हम संविधान की रक्षा की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो स्वयं कह रहे हैं, उसके राहुल गांधी सबसे बड़े नेता, कि हम आरक्षण की व्यवस्था समाप्त कर देंगे। अब ये मिस्चीवियस है। आप अगर पूरे संदर्भ में देखेंगे तो बातें समझ में आएगी। और एक बात कह के मैं अपनी बात खत्म करूंगा नवीन जी। उस दिन मैं स्वयं संसद में सुन रहा था माननीय अमित शाह जी को, उन्होंने बिल्कुल यही बात कही जो उसका जवाब है कि आप अंबेडकर की रट लगा रहे हो। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो तर जाते या आपको स्वर्ग मिलता। और भारतीय परंपरा में, सनातन धर्म परंपरा में ऐसी बात पारंपरिक तौर पे किसी का नाम लेके कहते हैं। हाँ, अंबेडकर कहने से हो सकता है कि उनके फॉलोअर्स को बुरा लग सकता है, लेकिन इसके बाद उन्होंने क्या कहा, लेकिन जैसे ही खड़गे जी और कुछ लोगों ने ऑब्जेक्शन लिया राज्यसभा में भी, तो अमित शाह जी ने कहा कि अरे मेरी बात पूरी नहीं, मेरी बात तो सुनिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि एक तरफ आज आप ये रट रहे हो, लेकिन आपका जो कर्तव्य है, जो आपका आचरण है,
जो आपने विगत काल में किया है वो आपके आज के इस रटने से मैच नहीं करता है। और ये हकीकत है कि आजादी के बाद स्वयं नेहरू जी ने एडवीना माउंटबेटन को चिट्ठी लिखी थी कि जब उनको 1952 के चुनाव में पहली बार पराजित करवाया, और आप देखें आज मोदी जी पे जो कांग्रेस और विपक्ष आरोप लगाते हैं कि छोटी छोटी कंस्टिट्यूएंसी में, हैदराबाद के असदुद्दीन ओवैसी आरोप लगाते हैं कि अमित शाह वहां के लोकल बॉडीज के इलेक्शन में प्रचार करने हैदराबाद आ गए, तो उस समय के प्रधानमंत्री देश की आजादी की लड़ाई लड़ने वाली एकमात्र पार्टी स्वघोषित कांग्रेस के सबसे बड़े उस समय के नेता मुंबई में माननीय अंबेडकर जी को हराने के लिए एक कंस्टिट्यूएंसी में 2 आम सभाएं करते हैं। 2 आम सभा एक सामान्य बात नहीं है। उस जमाने में प्रधानमंत्री बहुत कम रैलीज करते थे, सोशल मीडिया का जमाना नहीं था। 2 सभाएं करके पहले उन्होंने इंश्योर किया कि हार जाए, तो 14,000 वोटों से हार गए अंबेडकर जी। उसके बाद उन्होंने चिट्ठी लिखा एडवीना माउंटबेटन को कि हमने देश में जीत दर्ज की, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण जीत थी कि हमने अंबेडकर को हरा दिया और उनको बाहर कर दिया चुनाव के मैदान से। ये चिट्ठी उनकी रिकॉर्ड पे इतिहास में है। ऐसा कहने वाली कांग्रेस अगर आज अंबेडकर 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 कहती है, तो इसमें जो माननीय अमित शाह जी ने कहा कि आपका आचरण आज का और पुराना आचरण मैच नहीं करता है, बताता है कि आप घड़ियाले आंसू बहा रहे हैं। तो अगर इसको पूरे पर्सपेक्टिव में नवीन जी देखेंगे तो ये बिल्कुल सही बात है कि ये गलत उपयोग करके एक बयान का साजिशन एक माहौल बनाने की कोशिश हो रही है। हाँ, राजनीतिक लड़ाई में ऐसा कई दल करते हैं, लेकिन अगर ये अवैध है, इलीगल है, तो इस पर वैधानिक कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो सियासी लड़ाई है और लड़ाई का जो नैरेटिव है वो बहुत खतरनाक है। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कितने रूप हैं एक औरत के, कितने रिश्तों के हैं बंधन। ये बंधन है या बंदिश, बड़ी पुरानी है उलझन। त्याग सारे उसके जिम्मे, करुणा उसे निभानी है। जीती है औरों की खातिर, खुद को भूल जाती है। कब सोना कब जागना है, कब खाना क्या खाना है, खुद को कैसे रखना है, ये होश नहीं रहता उसको। अपनी चिंता क्या करनी, घर वाले खुश रहें, इसी में हमारी खुशी है। सुबह शाम की चक्री में पिसती रहती है दिन भर। माहवारी की पीड़ा हो या बीमारी की तकलीफें, किस्मत का लिखा है शायद, ये सोच के सब सह जाती है। आज के दौर में महिलाओं में बीमारियों का सबसे बड़ा कारण उनकी हाइजीन के प्रति लापरवाही है। और कोई सुने खामोशी उसकी, फुर्सत कहाँ मिल पाती है। परंपरा के अनसुलझे धागों में उलझी, पिसती घिसती जीवन भर, वो खुद को ये समझाती है औरत त्याग की देवी है और दुख है उसका जीवन साथी। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान महिलाओं की इस पीड़ा को समझते हैं, इसलिए पंजाब के हर जिले में आयोजित हो रहा है महिलाओं के लिए फ्री हेल्थ कैंप, जहां उन्हें मिलेगा बेहतरीन परामर्श और इलाज, ताकि महिलाएं रहें पूर्ण रूप से स्वस्थ। नहीं दबेगी कोई आवाज, हटेगे पर्दे, सामने आएगा हर राज। जो छिपाते हैं हकीकत, उनकी सच्चाई सामने लाते हैं हम। इसीलिए एएनबी न्यूज पर भारत को है नाज। और ब्रेक के बाद राष्ट्र धर्म में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज बात कर रहे हैं अंबेडकर के अपमान को लेकर सियासी घमासान। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हैं, एक बार फिर उनके बाद चलते हैं। शांत प्रकाश जाटव जी हैं, बीजेपी के नेता। चंद्रमोहन शर्मा जी थे कांग्रेस नेता, वो चले गए हैं शो को छोड़कर। और डीपी यादव जी हैं, नेता समाजवादी पार्टी। डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित साहब है, वरिष्ठ पत्रकार। डीपी यादव साहब, जो बातें आपने सुनी, जो कांग्रेस कर रही है, आपको लगता नहीं है कि कांग्रेस को जो है एक मुद्दे की तलाश थी,
सियासी मुद्दे की तलाश थी। महाराष्ट्र चुनाव हारने के बाद जिस तरह से इंडिया गठबंधन में रार मचा हुआ था, आप लोग भी लगातार यूपी में उनके जो एक्शन को लेकर लगातार सवाल खड़े कर रहे थे। बिहार में लालू यादव जी ममता बनर्जी जी को नेता बता रही थी, अखिलेश जी ममता जी के साथ थे, राहुल गांधी जी अकेले पड़ते जा रहे थे। ऐसे में कांग्रेस ने एक शब्दों को पकड़ लिया और उसके सहारे बड़ा आंदोलन खड़ा करने की कोशिश कर रही है। अब आपकी मजबूरी है, क्योंकि अंबेडकर साहब का नाम आया है तो आपकी मजबूरी भी है साथ देने की। क्या सच नहीं है ये? देखिए, वैचारिक मतभेद अपनी जगह पर है, चुनाव है, हार जीत लगा रहता है, ये भी अपनी जगह पर है। कभी कहीं कोई जीतता है, कहीं कोई हारता है। अब 2024 के लोकसभा चुनाव को ही देख लीजिए, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में हारी और तमाम कवायद और एक्सपेरिमेंट भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में शुरू कर दिया। तमाम तरह के दंगे करवाने, चाहे बहराइच का दंगा हो, चाहे संभल का दंगा हो, भारतीय जनता पार्टी अपनी जो राजनीतिक पृष्ठ को प्राप्त करने के लिए शुरू कर दी। लेकिन जो संसद में हुआ है, तो मैं इसके लिए एक ही शब्द इस्तेमाल करूंगा जो हिंदी का है कि अमित शाह जी ने बाबा साहब को लेकर के एक मर्यादित बयान दिया, जिसपे सारा देश आक्रोशित है, सभी के अंदर गुस्सा है और लोग सड़कों पर उतर करके अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये मांग कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी अमित शाह का जो है इस्तीफा लें, लेकिन प्रधानमंत्री जी उनके बचाव में आ गए, वो ट्वीट कर रहे हैं, उनका बचाव कर रहे हैं, तो इससे काम नहीं चलने वाला है। आप देखिए, मैं मान रहा हूँ कि उस समय जब देश आया था सन 51-52 में, जैसी भी परिस्थिति रही हूँ, पंडित नेहरू और बाबा साहब में कुछ वैचारिक मतभेद रहे होंगे, जिसके कारण आपस में उनकी नहीं पड़ती होगी। लेकिन क्या इस समय आप अपमान करेंगे संसद में बाबा साहब का? बाबा साहब ने इस देश को संविधान दिया है। लेकिन डीपी यादव जी, देखिए डीपी यादव जी वो कह रहे हैं कि हमने नहीं किया है, बीजेपी कह रहे अपमान नहीं किया है, आप लोग क्यों पीछे पड़े? अपमान किया है। मैं एक शब्द हिंदी का करूंगा, उसका प्रयोग करूंगा यहाँ पर कि आप तो उनको जो करना था कर चुके, अब उस पर लिपा पोती करने का काम कर रहे हैं, उसको कहीं लिपने का काम कर रहे हैं, पोतने का काम कर रहे हैं। क्या चाहते क्या आप लोग? क्या चाहते हैं? मतलब इस पर चाहते क्या है? मतलब ये कैसा विवाद खत्म होगा? देखिए इस पे तो देखिए जो उनके अंदर सच्चाई ये है कि जो उनके दिल में था कि वो बाबा साहब का सम्मान नहीं करते हैं, पूरी भारतीय जनता पार्टी, और बाबा साहब द्वारा दिए गए संविधान को वो बदलना चाहते हैं। और हम तो नहीं कर रहे हैं इस बात को, इन्हीं के नेता ने, जो लल्लू सिंह थे, जिनको सबक सिखाने का काम किया, अयोध्या से लोगों ने हटाने का काम किया, हमने तो एक अरे भाई डीपी यादव जी, फिर आप वो पुराना लोकसभा चुनाव के दौरान जो नैरेटिव आप लोगों ने चलाया था, उससे बीजेपी को नुकसान हुआ। अब पिछले 4-5 महीने सत्ता में वो है, उसने तो ऐसा कुछ नहीं किया ना, संविधान नहीं बदला ना। ये बताइए, ये पुराना हो गया, अभी 4-6 महीने पहले की बात है, तो ये पुराना हो गया। और ये सन 1952 पता नहीं कब की खुदाई कर रहे हैं और मलबा मवाद निकाल रहे हैं, वो पुराना नहीं। देखिए एक्शन और बयान की बात हो रही है, वो जो बात कर रहे हैं वो एक्शन लिया गया था, वो काम हुआ था, ये केवल बयानों की बात हो रही है। ये हम देखिए, नहीं, ये बहुत गंभीर मुद्दा है, आप क्यों समझ नहीं रहे इस बात को? इसको लेकर के पूरा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने शोषित, वंचित, गरीब। जी बोलिए। तो बाबा साहब का इस तरह से, और आपके बयान कितने तोड़ा, कितने मरोड़ा, कितने आपको बताना चाहिए। आपने तो जो सीधे कहा था, उसको जो है कहीं ना कहीं पूरे देश ने देख लिया। संसद की कार्रवाई छुप कर थोड़ी ना होती है, वो तो पूरा देश है। और आपने बोला वही सच्चाई, सामने कोई भी एक इधर का उधर किया गया हो, या भारतीय जनता पार्टी के जैसे जुबान किसी और की, शब्द किसी और के, जो ये तमाम करते रहते हैं, जो तमाम दंगे फसाद में करते रहते हैं, जो कहीं ना कहीं जो है तमाम जैसे नारे लगवाते हैं, लोगों को भेज करके एडिट करके उसको दिखाने का काम करते हैं। ये तो कई की तो ऐसी वीडियो आई है, उसमें पाकिस्तान नहीं लगे, लेकिन ये घुस करके और उसको एडिट कर दिए, उसका वीडियो दिखा दिए। तो ये अपने जैसे सबको समझ रहे हैं कि ये लोग जो है एडिट करते हैं, ये लोग जो उसको, और क्या करते हैं, जैसे मोदी जी को कहीं ना कहीं जो अपना किया
लेकिन अब ये सच्चाई समझ चुका है, अब भीमराव अम्बेडकर का कोई समझौता नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने बाबा साहब का अपमान किया है। ये मामूली बात नहीं है, इतनी हैसियत नहीं है जो बाबा साहब के बारे में कुछ टिप्पणी करें। ये तो वही बात हो गई कि सूरज को जो है आप दीपक दिखाने पड़े। डीपी यादव जी, चलिए आपकी सब बातें ठीक है। डीपी यादव जी, चलिए, मुझे सियासी लड़ाई जो है वो जनता को समझानी है, मुझे आपके कार्यकर्ताओं को बतानी है, मुझे बीएसपी कार्यकर्ताओं को बतानी है, दलित समाज को बतानी है। अभी क्या करने वाले हैं आप लोग? वो माफी नहीं मांगेंगे बोल रहे हैं, उन्होंने कोई गलती नहीं की बोल रहे हैं, तो अभी आप लोग का एक्शन क्या होगा आगे? इनको अगर ये माफी नहीं मांगते हैं और तो हम लोग लगातार इस तरह से कहीं न कहीं सड़क लेकर के संसद तक इनको घेरा करेंगे। जो बाबा साहब का है उसको बताएंगे कि आप नहीं कर सकते हैं, अब आपको 1000 बार सोचना पड़ेगा। अब ये सपने में भी नहीं सोच सकते हैं कि हम का अपमान करेंगे, और ये बात सबसे पूछती रहेगी कि बाबा साहब अपमान हिंदुस्तान करो। ठीक है, हमारे साथ डॉक्टर उपाध्याय, हरिनाथ उपाध्याय जुड़ गए हैं, कांग्रेस के नेता जो हैं। उपाध्याय जी, आपको आवाज आ रही है? उपाध्याय जी, देखिए, आप लोगों ने बहुत जोरदार प्रदर्शन भी किया है, काफी भीड़ भी जुटी, लेकिन आप लोगों को ऐसे एक मुद्दे की जरूरत थी। लोकसभा चुनाव के बाद जो टेम्पो बना था वो महाराष्ट्र चुनाव, हरियाणा चुनाव के बाद थोड़ा सा कम हो गया था। इंडिया गठबंधन में भी आपको सपोर्ट नहीं मिला था। अचानक अमित शाह जी की जबान फिसल गई और आपको बड़ा मुद्दा मिल गया। अभी कितने दूर तक जाएंगे इस मुद्दे के सहारे, बताइए आप। नवीन जी, आप लोगों को नमस्कार जी। भैया, ये बताइए, आप भी बचाव कर रहे हैं आदरणीय गृह मंत्री जी का, तो जबान फिसलना अलग होता है और जानबूझकर बोलना अलग। नहीं, मैं बचाव नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं ये सियासी तौर पर इतना जानता हूं, इतना बड़ा नेता जिसको चाणक्य कहा जाता है बीजेपी का, वो इतनी बड़ी गलती तो नहीं कर सकता कि वो अंबेडकर साहब का अपमान करने की सोचे भी। करना तो बहुत दूर की बात है, और कोई सियासी दल नहीं कर सकता, किसी पार्टी का नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसलिए ये बात तो हमको समझाइए मत। अब हमको बताइए कि पॉलिटिक्स क्या है, वो समझाइए। नवीन जी, पहले ये बताइए, हम लोग अध्यापक है, एक टेस्ट होता है मनोवैज्ञानिक, जिसमें आप जो सोच रहे हैं, जो आपके अंदर है, जो अचेतन मन में है, उसको बाहर लाने के लिए टेस्ट किया जाता है। तो रहे वही उनके बाहर आ गया, उसको टेस्ट किया गया। क्योंकि अडानी के मुद्दे पर वो दबाव में थे, लगातार दबाव में चल रहे थे कि अडानी के मुद्दे को किस तरह से हटाया जाए। उसको करने के लिए दूसरी गलती कर दिया इन्होंने कि बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान कर दिया अडानी को बचाने के लिए। तो अब देखिए, हम लोग लगातार किया, लेकिन ये मुद्दा हम नहीं चाहते हैं कि बाबा साहब, जिसको कांग्रेस पार्टी ने संविधान सभा में लाया, उनको संविधान की व्याप्ति कमेटी का अध्यक्ष बनाया, उनको लिखने के लिए किया, और नेहरू जी और अम्बेडकर जी और सरदार पटेल सभी लोग मिलजुल कर संविधान को आगे बढ़ाए। तो हम यही चाहते हैं कि बाबा साहब के अपमान से हमको मुद्दा मिले। देखिए, बाबा साहब का अपमान अगर कर रहे हैं तो इसको संविधान के प्रति। अच्छा, क्या चाहते क्या है उपाध्याय जी? अभी अमित शाह जी से क्या चाहते हैं आप, क्या करें वो? अब अरे वो इस्तीफा दे और माफी मांगे, तब भी हला वापस वो जो दुख दिया है बाबा साहब को मानने वाले, वो कम दूर तो नहीं होगा, लेकिन ठीक है, राजनीति में गलतियां कर देते हैं लोग, उसको अपनी गलती माने, माफी मांगे और इस्तीफा दें। ठीक है, ठीक है, भविष्य में वादा करें कि अब ऐसी गलती नहीं होगी। ठीक है। देखिए, शांत प्रकाश जाटव जी क्या कहते हैं। शांत प्रकाश जी सीधे माफी की मांग कर, वो भी अमित शाह जी का, मतलब कि बीजेपी में अमित शाह जी के का इस्तीफा मांगने का मतलब इनको ही पता है। तो अभी सियासत बहुत तगड़ी हो गई, अब आप लोग बहुत बुरी तरह से घिर गए हैं, क्या करिएगा आप? नहीं, माफी मांगने की बात जो इन्होंने कही है, तो ये 1952-53 में जो उपचुनाव में बाबा साहब अम्बेडकर को इन्होंने जानबूझ करके जो हराया, ये उसके लिए माफी मांग लें। समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, वो आजम खान ने जिस तरीके से उनका अपमान किया और उनको भू माफिया बताया, वो उनके लिए माफी मांग लें। उन्होंने जिस तरीके से रमाबाई जो जिला है वो नाम बदल करके जो इन्होंने कानपुर देहात कर दिया, संभल का नाम जो है पहले भीमनगर था उसको बदल दिया, तो ये उसके लिए माफी मांग लें। उसके बाद में जब ये माफी मांग लेंगे
तो फिर हम भी बनाएंगे मन की भाई हाँ इनकी नाजायज मांग को माना जाए या ना माना नहीं, जाए। लेकिन शांत प्रकाश जाटव जी मैं ये देखिए समझता देखिए हूं मामला कि थोड़ा जो गंभीर इन्होंने है। मांग कर आप रहे लोग हैं, समझिए वो कहीं लोकसभा से भी चुनाव के जायज दौरान जो है कितना बड़ा नुकसान हुआ था आप लोगों को। भले आप कहते हैं कि गलत नैरेटिव था, वो दलित का आरक्षण छीन लेंगे, संविधान बदल देंगे, इस एक मुद्दे ने आपको 240 पर अटका दिया। अब आप लोग को जो है सपोर्ट लेना पड़ रहा है। मोदी जी जो है वो कुछ कर नहीं पा रहे जो करना चाहते थे। तो ये परसेप्शन तो क्रिएट कर देगी विपक्ष जो है, और सब लोग एक हो गए हैं इस मुद्दे पर। तो ये मुद्दा तो बहुत आपके खिलाफ जा रहा है। आपका एक्शन और प्लान क्या होगा? केवल अतीत की बातें बताने से काम नहीं चलेगा। नहीं, मैं तो मानता हूं कि ये जो इन्होंने मुद्दा उठाया है ये बहुत अच्छा उठाया है, क्योंकि काफी लंबे समय से कांग्रेस को खुद नहीं पता था इनको अपनी कारगुजारियों का। तो इस चीज से हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बल्कि ये इस मुद्दे को उठाने से कांग्रेस का जो चेहरा है ना वो स्पष्ट हो गया। अभी संविधान पर जब इन्होंने चर्चा की बात करी तो ये वहां पर मुंह नहीं दिखाने के लायक बचे, और आज संविधान शिल्पी के नाम पर जिस तरीके से इन्होंने ये माहौल बनाया है, ये संविधान शिल्पी का जिस तरीके से इन्होंने अपमान किया वो बहुत स्पष्ट हो गया। और हमने क्या क्या किया वो तो बता चुके हम, बहुत कुछ किया, हम अच्छी तरीके से रख नहीं पा रहे समाज के बीच में। वो सारा तो देखिए सबको पता जो है है वो इन सब चीजों को सुन भी रहा है और आपके माध्यम से भी सुन रहा है। बिल्कुल ठीक है, इसी में मैं आ रहा हूँ, इसी नहीं मुद्दे पे समझता आ रहा हूँ कि मैं। हमें कोई फर्क इंदुकांत पड़ा, दीक्षित बहुत साहब, बढ़िया स्थिति में इंदुकांत दीक्षित, बिल्कुल आ रहा हूँ। शांत प्रकाश जी, दलित समाज सुन रहा है ये कह रहे हैं शांत प्रकाश जी, दलित समाज तब भी सुन रहा था जब लोकसभा चुनाव था, लेकिन वहां पर मामला बदल गया। बीजेपी को कतई उम्मीद नहीं थी और इंदुकांत जी मामला बिगाड़ दिया गया। अभी जो कांग्रेस को मुद्दा मिला है ये मतलब बहुत बड़ा मुद्दा उसके हाथ लगा है। राहुल गांधी जी जो लगातार जो है जातीय आरक्षण की बात कर रहे थे, दलित संविधान की बात कर रहे थे, इसमें ये मुद्दा जो है बिल्कुल फिट बैठता है। और सबसे बड़ा फायदा उनको ये हो रहा है कि पूरा विपक्ष जो साथी उनके हट रहे थे वो सब एक साथ आ गए हैं। तो अभी जो इनका बेलगामी में जो महात्मा गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष बने गए 100वीं जो वर्षगांठ है 26-27 को, वहां पे कांग्रेस सम्मेलन है, वहां बड़ा मुद्दा ये उठेगा। उसके बाद ये बहुत इंटरनेशनल लेवल पर जाएगा, गली गली गांव गांव दलित समाज तक पहुंचेगा। आपको कितना लगता है कितना नुकसान होगा बीजेपी को? नवीन जी देखिए, परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश विपक्ष कर रहा है, लेकिन मैं भी मानता हूं जैसा अभी शांत प्रकाश जी कह रहे थे कि झूठ के पांव लंबे नहीं होते हैं। अफवाह फैलाने तक तो ये ठीक है, लेकिन इसका एक नुकसान होगा और एक बड़े लेवल पे ये मामला जाएगा और इसका दूरगामी प्रभाव पड़ेगा, ऐसा हमें लगता नहीं है। देखिए, अगर वास्तविकता में कोई गलत किया होता है तो लंबे समय में वो बात बढ़ती जाती है। नहीं, गलत तो इंदुकांत जी लोकसभा चुनाव के दौरान भी नहीं किया था, वो भी जो बयान थे वो भी तोड़ मरोड़ के पेश किए गए थे, लेकिन नुकसान हुआ ना उसमें भी। दोनों में अंतर है। लोकसभा चुनाव के बीच में वो नैरेटिव क्रिएट किया विपक्ष ने, और चुनाव के परिणाम, चुनाव में वोटिंग के पहले इतना समय नहीं था भाजपा के पास कि उसकी पूरी कायदे से वो व्याख्या कर सके लोगों के सामने और उसकी सफाई दे सके। लेकिन इस समय जब ये मुद्दा उठाया गया है तो सामने आपके सबसे नजदीक चुनाव कौन सा है? सबसे नजदीक है दिल्ली का विधानसभा चुनाव, उसके लगभग 6 महीने 8 महीने बाद है बिहार के विधानसभा चुनाव, और अगले साल है पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव। इस बीच में इतना पर्याप्त समय है, जैसा शांत जी ने कहा, मैं भी इस बात को मानता हूं कि इस मुद्दे को खास तौर से कांग्रेस, देखिए विपक्ष उनके साथ खड़ा है क्योंकि विपक्ष को भी इसमें राजनीतिक लाभ होता हुआ नजर आ रहा है, और दूसरा विपक्ष में कहीं ना कहीं ये बात बहुत अंदर तक है कि उनकी सबसे ज्यादा बैर किसी से भाजपा में है तो वो अमित शाह से। उन्हें लगता है कि जितनी कानूनी कार्रवाइयां, ईडी, सीबीआई सब कुछ होता है उसके पीछे अमित शाह होते हैं, उनके राजनीतिक चाणक्य हैं तो अमित शाह हैं। तो इसलिए उन्हें ऐसा लगता है कि यह एक ऐसा मौका है उनको घेरने का मिला है, तो इसमें वो कांग्रेस के साथ टेम्पोररली खड़े हैं। अदरवाइज आप देखें कि जब पार्लियामेंट का सेशन इस बार का शुरू हुआ तो एक दिन के बाद अडानी के मुद्दे पर विपक्ष उनके पीछे से हट गया। स्वयं समाजवादी पार्टी ने उनके साथ हाथ खींच लिया, कहा कि ये कोई बात नहीं हुई, संभल का मुद्दा है, तमाम मुद्दे उठाने हैं, आप केवल अडानी अडानी कर रहे हैं। तो ये बातें आपस में कहीं ना कहीं एक तरह से एक दुराव हो गया विपक्षी दलों में प्रमुख, और आपने देखा कि उस पर ममता बनर्जी तक का बयान आ गया, शरद पवार के बयान आ गए। तो अब कांग्रेस को भी एक मुद्दे की तलाश थी कहीं ना कहीं जिसपे सारे लोग एक पथ को उसके साथ खड़े हैं।
तो संसद का सत्र खत्म होते होते उनको एक मुद्दा मिला जिसपे वो राजनीति कर सके, और इसमें वो सफल हुए। लेकिन ये तात्कालिक तौर पे नवीन जी, मेरा अपना ये मानना है कि ये मुद्दा में चूंकि वास्तविकता नहीं है, सत्य नहीं है, और इसको जितना कांग्रेस उठाएगी, कांग्रेस को इतिहास में की गई गलतियां, अंबेडकर के साथ की गई नाइंसाफी को बार बार जवाब देना पड़ेगा। इसलिए ये मुद्दा कांग्रेस की तरफ से लंबा नहीं चल पाएगा, पूरा विपक्ष इस पर एकजुट हो जाएगा, इसकी संभावना हमको कम दिखती है। क्यों? क्योंकि जिन जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कांग्रेस को एक साथ आना होगा, वहां कांग्रेस अगले चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। इससे समाजवादी पार्टी सतर्क हो गई खुद। कई बार उनके कांग्रेस के एजेंडे में और कार्यक्रमों पर वो सवाल भी उठाने लगे हैं। इसी तरह से आपने देखा आरजेडी ने सवाल उठाना शुरू कर दिया कांग्रेस के बारे में, क्योंकि बिहार में चुनाव होने हैं। इसलिए उनकी एकजुटता का ये कारण बनेगा, इसकी संभावना बहुत दूर की लगती है। ठीक है, पूछ लेते हैं डीपी यादव जी हमारे साथ जुड़े हैं। डीपी यादव जी, योगी जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस पर यह भी कहा कि कन्नौज में बाबा साहब के नाम पर मेडिकल कॉलेज का नाम हटा दिया था समाजवादी पार्टी की सरकार ने, दलित पुरोधाओं के नाम हटाए गए। चूंकि आप लोगों की लड़ाई बीएसपी के साथ थी, वहां पर यूपी में एक लंबे दौर तक रही, उसके कारण जो है ये भी कहीं ना कहीं आपके मन में रहा। योगी जी वही सवाल उठा रहे थे। ऐसे में कैसे आप लोग दलित समाज का भरोसा जीत पाएंगे? देखिए, शायद योगी जी को पता नहीं है, तो जमीनी हकीकत और इतिहास नहीं जानते हैं। यहाँ अंबेडकर महासभा है उत्तर प्रदेश में विधानसभा के सामने, उसका जीर्णोद्धार आदरणीय नेताजी श्री मुलायम सिंह यादव जी ने कराया था। वहाँ सड़क नहीं थी, सड़क का निर्माण नेताजी ने कराया था। और दलित समाज के न्याय के योद्धाओं, बहुजन नायकों का जितना समाजवादी लोग करते हैं, उतना भारतीय जनता पार्टी कोई भी अवसर छोड़ना नहीं चाहती है जिसमें अपमान किया जाए। तो जहां तक अमित शाह के बयान की बात है, ये तो उनके दिल में है, पूरी भारतीय जनता पार्टी के दिल में। अभी मैं बताऊं, देखिए, इनके पार्टी की एक नेता है सुधा मिश्रा, उनका बयान वायरल हो रहा है, शायद आपके पास भी पहुंचा होगा, और ये कहेंगे कि उनके बयान को भी तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। उन्होंने ये कहा है कि कल तक जो हमारी जूती साफ करते थे, हमारे चप्पल साफ करते थे, वो आज संविधान की बदौलत हमारे सर पर बैठ गए हैं। तो उनके कहने का तात्पर्य क्या है कि हम संविधान बदल ध्यान नहीं रहेगा तो ये लोग सम्मान नहीं पा पाएंगे। और कौन नहीं जानता है कि भीमराव अंबेडकर के द्वारा दिए गए संविधान की बदौलत ही दलित, पिछड़े, आदिवासी वो सम्मान पा रहे हैं, वो नौकरियों में आगे बढ़ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो सरकारी नौकरियों को समाप्त कर रही है कि जिससे आरक्षण न देना पड़े। और इन्हीं के आरएसएस, जिनका इनका मात्र संगठन है, उसके जो है मोहन भागवत जी ने 2000 विधानसभा चुनाव में कहा कि आरक्षण की बता रही है कि ये लोग आरक्षण को लेकर के, बाबा साहब के संविधान को लेकर के कहीं ना कहीं एक इनके अंदर षड्यंत्र है, उसको समाप्त करना चाहते हैं। ठीक है डीपी यादव जी, आपकी बात रिपीट, आपकी सारी बातें आ गई हैं। मंत्री उतर जाए, मुख्यमंत्री उतर जाए, पूरी भारतीय जनता पार्टी उतर जाए, वो बदलने वाला तो नहीं है। ठीक है, उनकी जबान पर जो दिल में था, उस जबान पर आ गई और उसको पूरे देश ने देख लिया और दलित समाज ने इसको समझ लिया कि ये बाबा साहब का अपमान करते हैं और संविधान बदलने के सब अग्रसर। ठीक है डॉक्टर उपाध्याय, एक बार फिर आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, बड़ा मुद्दा गंभीर है, बार बार कहा जा रहा है जितना जितना आप ये मुद्दा उठाएंगे उतना उतना पुराना अतीत जो है कांग्रेस का, वो भी बीजेपी खोद खोद के सामने लाएगी। जैसा कि आपने देखा, श्याम प्रकाश जाटव जी ने अपने सारे बयान में पुरानी बातें गिनाई। आपने 52 में ये किया था, 54 में ये किया था, किस तरह बाबा साहब को हरवाया था, किस तरह जो है आप लोग उनको ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन नहीं बनने देना चाहते थे। गांधी जी अगर नहीं होते बीच में तो शायद बनने भी देते नहीं। बहुत सारी बातें हैं जो कहीं ना कहीं अतीत में जो कांग्रेस के नाम पर कही जा रही है, सच्चाई भले जो रही हो इतिहास की, वो सब आपको बताई जाएंगी और दलित समाज को भी बताई जाएंगी। ऐसे में उल्टा तो नहीं हो जाएगा, जो रहा साहब का वोट है वो भी तो कहीं नहीं खसक जाएगा? नहीं नवीन जी, देखिए, इतिहास के साथ ये हमेशा खिलवाड़ किए हैं, ये झूठ इतना बोलते हैं, देश की जनता जान चुकी है। आप बताइए, प्रधानमंत्री मोदी जी 240 सीट पर जीतकर जो चाहते हैं वो निर्णय करते हैं। उस समय नेहरू जी विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता थे, भारत में सबसे लोकप्रिय थी, सबसे अधिक संसद में ताकत भी थी। नहीं, लेकिन उस समय बहुत बड़े बड़े नेता थे देश में, ऐसा नहीं है। आज मोदी जी वाला तुलना नहीं कर सकते आप, उस समय आजादी की लड़ाई में बहुत बड़े नेता थे। नहीं तो वो अगर नहीं चाहते तो क्या बाबा साहब संविधान सभा में आते क्या? आप बताइए जरा। गांधी जी किसके थे?
गांधी जी इनके थे क्या, जिसको गोली मार कर हत्या कर दी है उसका जो है भगवान बनाते हैं ये लोग। नाथूराम गोडसे को पूछते हैं, बाबा साहब को पूछने का काम, ये गोडसे को पूछने वाले आदमी है। रह गई चुनाव हराने की बात, ये एकदम झूठी बात है। चुनाव देखिए, हारना जीतना यानी हर जगह चुनाव जिसको चाहते उसको हराते हैं क्या? देखिए, जनता चुनाव हराती जिताती है। और बाबा साहब के जो चुनाव एजेंट थे वो बाद में चल के दत्तोपंत ठेकरी आरएसएस के बहुत बड़े नेता बने थे। ये इन लोगों की चाल थी। लेकिन भारत रत्न आपने नहीं दिया था, ये सवाल भी उठता है ना, भारत रत्न कांग्रेस ने कभी नहीं दिया। देखिए 30-40 साल का हुआ था, जिसको जैसा भारत रत्न कब रहा मिलता रहा, उनको भी देश सवेर मिलता ही, तो क्या इन्होंने दे दिया क्या भारत रत्न? भारत रत्न तो राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार ने दी, जिसको इन्होंने सहयोग कर रहे थे। ये तो हमेशा बाबा साहब जब संविधान बनाए तब से आरएसएस है, सावरकर और के जो शिष्य वो लोग हमेशा इनका विरोध करते थे, इनके घर के दरवाजे पर जाकर नारा लगाते थे, ये मनुस्मृति का जो है समर्थन करते थे। ये क्या बताएंगे? अब रह गया कि अगर हम विरोधी बाबा साहब के रहते हैं तो क्या दलित हमारे साथ इतना दिन वोट करता रहा 90 तक 84 तक? अभी भी ठीक है, ये पॉइंट शांत प्रकाश जाटव जी, ये बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है। आप लोग बार बार अतीत की बात करते हैं, अगर दलित उनसे चिढ़ते तो इतने लंबे समय कांग्रेस सरकारें कैसे बनती? आप बताइए। नवीन जी, पिछली बार समय कम बेटा, जवाब ले लूं मैं। पिछली बार भी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में दलितों का भरोसा बढ़ा है उस यूपी में। ठीक है, शांत प्रकाश जी जवाब देंगे। देखिए, जिस तरीके से कांग्रेस एकमेव अकेली जो है पार्टी के रूप में इन्होंने काम किया, आप ये मान करके चले कि 1977 तक, मतलब 1975 तक जो हालात थे उसमें ये किसी को आगे बढ़ने नहीं दे रहे थे, पनपने नहीं दे रहे थे। उसके बाद में कांग्रेस से ही छूट करके जो लोग आए उन्होंने अपना अलग दल बनाया। उसके बाद में जो है ना जागरूकता बनी, और उसके बाद यूँ समझो कि जो है इसके जो बहुजन समाज पार्टी जो DS4 के रूप में 1978 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ, तब जाकर के जो है ना ये अलग अलग समूह बने। तो 1975 तक, बल्कि आप इसको 1989 तक ही माने, पूरी तरीके से जो है कांग्रेस का ही जोर था। और उसके कारण वहां से की बात अब मान लीजिए, आप 2004 से 14 तक तो लगभग 2 बार सरकार रही कांग्रेस की। 2004 से 2014 10 साल राज किया है। इस बार भी दलितों ने समर्थन दिया, कभी इनका 240 पर आ गए हैं। इसके पास कुछ बात कहने के लिए नहीं है नवीन। ठीक है, ये मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है और लगातार इस मुद्दे पर नजर रखेंगे, लगातार बात करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए सभी मेहमानों का। तो राजधर में आज इतना ही, वक्त छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।